सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2022 के लिए ये एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। ये टेस्ट सीरीज अभी जो चल रही है वह है पार्ट बी के यूनिट 1 के लिए। आने वाले कल में जो अलग अलग यूनिट्स हैं उसके लिए ही प्रॉपर तरीके से इस तरह से एमसीक्यूज लाए जाएंगे। ये एमसीक्यूज बेसिकली दो प्रकार के हैं। पहला तो पिछले एग्जाम में जो पूछे गए थे क्वेश्चंस इस यूनिट से, एक तो वो लाए गए हैं। इसके अलावा जो संभावित प्रश्न हैं लगभग उसी पैटर्न में उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आप इसे ज़रूर देखें। इसके अलावा जो इसकी लिंक है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी हमारे अवेलेबल होगी, यूट्यूब से तो मिल ही जाती है। साथ में इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में राम सोनी एमपीपीएससी नाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से भी आपको सारे अपडेट मिल जाएंगे, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग यूनिट 1 को लेंगे। आने वाले कल में यूनिट 2 यूनिट 3 भी चलेगी। पार्ट बी के लिए भी तो अभी हम चला रहे हैं, लेकिन पार्ट ए के लिए भी लाया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। लेट्स स्टार्ट दिस वन। तो पहली यूनिट हमारी है उच्च शिक्षा, इसे हम इंग्लिश से बोल सकते हैं हायर एजुकेशन। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पहले मैं बता देता हूँ आपको, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एवरली जो इसका मोटो है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। नैक है, यहाँ से क्वेश्चन बने थे। नेशनल मेडिकल कमीशन से क्वेश्चन पूछा सकता है कि चेयरमैन कौन है, इससे प्रेजेंट टाइम में टेनर क्या होता है। एनसीटीई से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चूंकि इसका नया नाम पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पहले था, लेकिन अब नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। और यहाँ पे ये थोड़ी सी आपको याद रखना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, हालांकि वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ में रूसा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एनआईसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे आते हैं। और साथ में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, यूनिसेफ से पूछा गया है, लेकिन आने वाले कल में बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं ना। एडीबी वर्ल्ड बैंक से भी पूछा गया है। तो आइए देर नहीं करते सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखो ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले एग्जाम पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो है पहले एग्जाम में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है नोडल एजेंसी फॉर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए नोडल एजेंसी क्या है, इसके लिए नोडल एजेंसी क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इसमें देखना है एक महत्वपूर्ण चीज़, जो मेधावी विद्यार्थी योजना है ये बेसिकली योजना है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। हमारे मध्य प्रदेश जो तकनीकी शिक्षा विभाग है इसके द्वारा चलाया जाता है। इसमें एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि इसमें यदि आप 12th में आपने एमपी बोर्ड से 70% स्कोर कर लिया, कुछ जगह 75 भी मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहाँ पे 70% अभी भी लिखा हुआ है। 70% स्कोर कर लिया आपने, या यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो वहाँ पर 85% आपने स्कोर कर लिया, तो उस कंडीशन में आपको मेधावी विद्यार्थी योजना का बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ कर दी जाती है। तो जैसे कि सपोज करो कि बाकी कोर्सेज में बीएससी वगैरह में इतनी फीस नहीं होती, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ बहुत ज़्यादा फीस होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 14-14, 15-15 लाख रुपए होती है, इतनी ज़्यादा फीस होती है। तो वहाँ पर जब ये 1 साल की फीस होती है, तो यहाँ पे जब ये फीस माफ होती है तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये है मेधावी विद्यार्थी योजना। तो 12th में आपके जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, ऐसा नहीं कि सभी को मिलेगा, ये सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 6 लाख रुपए से कम है। मतलब 6 लाख से ज़्यादा इनकम, एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। ये है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो ओके, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया भी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है रूसा से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रूसा ये क्या है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएससी में पूछा चुका है। अब यहाँ पे ऑप्शन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस तरह की स्कीम है। देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वही स्कीम होती है जहाँ पे केंद्र सरकार कुछ परसेंटेज पे करती है, सारा अमाउंट पे नहीं करती। जैसे मान लो यहाँ पर 60:40 का रेशियो यदि मान लो है, तो यहाँ पर वैसे रेशियो यही है। इसमें क्या होता है कि 60% केंद्र सरकार पे कर रही है, 40% राज्य सरकारें पे कर रही हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में 90:10 भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकारें पे करती हैं। तो ऐसे राज्य जो हिली स्टेट्स हैं या इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, तो उस कंडीशन में वहाँ पर 90:10 का होता है कि 90% केंद्र सरकार पे करती है, 10% राज्य सरकारें पे करती हैं। कुछ और भी यूनियन टेरिटरी जो हमारे देश में है वहां पर 100% का सिस्टम हो जाता है, 100% केंद्र सरकार पे करती है ना। तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसको आप लोग याद रखें। तो यहाँ पर केंद्र सरकार सारा अमाउंट पे नहीं करती, कुछ परसेंटेज केंद्र सरकार पे करती है, 60% केंद्र सरकार पे करती है, 40% राज्य सरकारें पे करती है। एक और प्रकार की स्कीम होती है, इसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करोगे, पीएम किसान योजना, उस तरह की योजनाएं सेंट्रल सेक्टर स्कीम के रूप में काम करती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होती है, 100% जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार पे कर रही होती है। तो इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखेंगे, ठीक है।
तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करें तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक और याद रखना है कि स्कीम कब स्टार्ट की गई है, सन 2013 में स्टार्ट किया गया है। ये क्वेश्चन एवरीडे आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रूसा से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सी क्राइटेरिया फॉलो की जाती है स्टूडेंट टीचर रेशियो के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रूसा के हिसाब से, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के हिसाब से जो स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या होना चाहिए। अब देखो ये प्रॉपर तरीके से रूसा का जो एक्ट है उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप याद रखें ये 15:1 का रेशियो डिस्कस किया गया है। 15:1 होना चाहिए, मतलब 15 स्टूडेंट्स के बीच में एक टीचर होना जरूरी है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखें रूसा गाइडलाइन के हिसाब से। अब देखो रूसा गाइडलाइंस में ये भी चीज़ें लिखी हुई है प्रॉपर तरीके से। 15:1 तो ये तो स्टूडेंट टीचर रेशियो हो गया, लेकिन साथ में 1:1 की बात की गई है, मतलब टीचिंग टू नॉन टीचिंग स्टाफ। मतलब एक्चुअली दिक्कत क्या होती है, कई बार कॉलेजों में या स्कूलों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो टीचर होते हैं ना, वो बेसिकली टीचिंग करने के अलावा बाकी क्लरिकल काम उन्हें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि नॉन टीचिंग स्टाफ भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिससे कि जो नॉन टीचिंग वर्क है वो टीचर को ना करना पड़े। जैसे बहुत सारी स्कूलों में, कॉलेजों में देखा जाता है, वहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका काम टीचर्स कर रहे होते हैं। जैसे फीस कलेक्शन है, फीस कलेक्शन टीचर कर रहे होते हैं। बताओ आपका काम पढ़ाने का है, तो आप नॉन टीचिंग का स्टाफ का यदि काम करोगे तो पढ़ाओगे कहाँ पे। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसके अंतर्गत रूसा गाइडलाइन में ये भी चीज़ें लिखी गई हैं कि आपको स्टूडेंट टीचर रेशियो तो 15:1 रखना है, लेकिन साथ में जो टीचिंग टू नॉन टीचिंग स्टाफ है वो रेशियो होना चाहिए 1:1.1। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए 9 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आप लोग जानते होंगे, इस दिन बेसिकली जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। और ये भी क्वेश्चन के पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने साल रहे, तो आपको पता होना चाहिए वो 21 साल रहे। MPPSC का सिविल सर्विस का जो एग्जाम था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया था। 12 जनवरी की बात करें, ये बेसिकली दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बेसिकली स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। 25 सितंबर ये बेसिकली सही आंसर है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का, है ना। तो 25 सितंबर मनाया जाता है। और 22 मार्च की बात करें तो बहुत ही फेमस डे है, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा में कौन कौन से जो स्कीम है उसको शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ पर कई सारी स्कीम का नाम लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर है डी। इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों चीजों को क्लब करके बनाया गया है समग्र शिक्षा अभियान। तो इस चीज को आप लोग यहां पर याद रखें, समग्र शिक्षा अभियान जो है ये स्कूल एजुकेशन के लिए है। इसमें प्रॉपर तरीके से जो प्री स्कूल है उससे लेकर 12th तक के पोर्शन को कवर किया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखें, यह है आपका समग्र शिक्षा अभियान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसकी बात करें, ये तीनों की तीनों योजनाएं जो हैं सन 2018 में मर्ज कर दी गई और बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट रन बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इनमें से कौन सी स्कीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती। अब देखो, गांव की बेटी स्कीम ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चलाता है, प्रतिभा किरण स्कीम ये भी चलाता है। इसमें एक योजना है, इसका नाम है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। देखो, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना ये बेसिकली स्कीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि ये स्कीम है जनजातीय कार्य विभाग की। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना की हम बात करें, इसमें कुछ और भी चीजें यहाँ पर कवर की गई हैं। लेट मी शो दिस वन, हियर यू गो। यहाँ पर आप देखेंगे 11वीं कक्षा में जो प्रवेश कर रहे हैं उनको 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग 9वीं क्लास में प्रवेश कर रहे हैं उनको बेसिकली यहाँ पर दिया जाएगा कितना, 1000 रुपये। 6वीं क्लास में प्रवेश करने वालों को 500 रुपये दिया जाएगा। तो ये है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, काफी इंपॉर्टेंट योजना है जो कि जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आती है। सन 2006 में इस योजना को शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ ICAR। ICAR के बारे में जानते हैं आप लोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, काफी महत्वपूर्ण बॉडी है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट है। और याद रहे, इसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन मतलब पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं। पदेन अध्यक्ष क्या होता है, मतलब जो किसी और पोस्ट में भी हो और यहाँ भी काम करें। जैसे कि यदि हम बात करें प्रधानमंत्री की बात करें, ये नीति आयोग के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह समथिंग लाइक दैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका सही आंसर है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वो यहाँ पर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। इसको आप लोग याद रखें। प्रेजेंट टाइम में हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर कौन है, ये है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश से हैं।
चलिए ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नैक। एक्रेडिटेशन की काफी महत्वपूर्ण बॉडी है और ये क्वेश्चन पीएससी पूछा गया था पहले, और याद रहे नैक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये है बेंगलुरु में। हालांकि अधिकांश जो बॉडी है उनका हेडक्वार्टर आमतौर पे दिल्ली में होता है, लेकिन नैक की बात करें, नैक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ये है बेंगलुरु में। नैक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी है। नैक की बात करें, एक और महत्वपूर्ण चीज आप याद रखना है कि नैक में एक बार ग्रेडिंग होने पर 4 साल तक वो एक्टिव रहता है, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश की जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टॉप ग्रेडिंग में आते हैं, जिसमें जो रानी लक्ष्मीबाई है वो भी, जो फिजिकल एजुकेशन सेंटर है वो भी बेसिकली यहाँ पर टॉप रैंक पे आता है ना, उसमें A++ ग्रेडिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेशनल फार्मर्स डे किसके जन्मदिन में सेलिब्रेट किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब देखिए इसमें आप लोगों को ऑप्शन लगेगा बहुत सारे यहाँ वहाँ। MS स्वामीनाथन की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। नॉर्मन बोर्लो जो हैं पूरे दुनिया के ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं, लेकिन MS स्वामीनाथन भारत के हैं। चौधरी चरण सिंह जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, स्पेशली एज ए फार्मर के रूप में। खुद भी एक फार्मर थे, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और याद रहे इनके जन्मदिन पर नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण दिन है, याद रखिएगा। किस दिन मनाया जाता है, एनी ऑफ यू प्लीज डू कमेंट्स आउट। 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ओके, यहां पर एक और छोटा सा डेट याद रखना, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे मनाता है 16 अक्टूबर को, ये भी दिन आपको यहां पे पता होना चाहिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नैक गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है। नैक गवर्निंग काउंसिल जो होती है, यहां पे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज याद रखना है कि जो यूजीसी चेयरमैन होते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के जो चेयरमैन होते हैं, यही बेसिकली नैक की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, लुक एट दिस वन। हमारे मध्य प्रदेश की जो टॉप इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नैक में ग्रेडिंग में टॉप रैंक पर रखती हैं, जैसे A+ में जो DVV इंदौर है। A++ की बात करें तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जो कि A++ की ग्रेडिंग है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता यूजीसी चेयरमैन करते हैं, तो डिस्कस किया है। साथ में एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंस्टीट्यूट यदि आप नैक की ग्रेडिंग चाहते हो तो आपको कम से कम 6 साल पुराना होना चाहिए, मतलब 6 साल पुराने इंस्टीट्यूट ही नैक की ग्रेडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ग्रेडिंग में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि 1.5 से लेके 4 तक ग्रेडिंग होती है। इसमें कुल मिला के 8 ग्रेड होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के 8 ग्रेड हैं, A++, A+A, B++, B और C और D, तो ये कुल मिला के ग्रेडिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नैक डज नॉट कवर। नैक किसे कवर नहीं करता। इसमें लिखा है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि नैक जो है कभी भी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी को कवर नहीं करता। जैसे यहाँ पर इग्नू की बात करो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि एक प्रकार से डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, तो इसको बेसिकली नैक कवर नहीं करता। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को नैक ग्रेडिंग दे सकता है, तो डिस्टेंस एजुकेशन को नैक कवर नहीं करता, इसको आप लोग याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है, ग्रेडिंग जो है 4 साल के लिए वैलिड होती है, इसका स्कोर जो है CGPA के फॉर्म में होता है। एक और महत्वपूर्ण चीज है जो कि वाकई काफी इंपॉर्टेंट है कि यदि आप नैक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो नैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी इंफॉर्मेशन जो है जो IS पोर्टल है इसमें आपको अपलोड करनी पड़ती है। IS का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा चुका है। यूजीसी जो है ये एक्ट कब पास किया गया, तो ये है 1956 में, 1956। याद रखना, किसी भी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश का जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखते हैं। कुल मिला के 4 राज्य थे उस समय। उसके पहले एक तो आपको पता होना चाहिए केंद्रीय प्रांत बिहार था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। यहाँ के पहले सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसके अलावा दूसरा राज्य था आपका मध्य भारत, मध्य भारत के नाम से था। इसकी राजधानी 2 होती थी, इंदौर और ग्वालियर। इसके पहले सीएम कौन थे, दैट वाज लीलाधर जोशी। और इसके अलावा एक और था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी रीवा, और इसके पहले सीएम थे पंडित शंभूनाथ शुक्ला। भोपाल की बात करें, ये भी एक राज्य था उस समय, और इसका पहले सीएम थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। तो कुल मिला के ये 4 राज्यों को शामिल करके बनाया गया था मध्य प्रदेश, और 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर लेना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो एक्ट जो पास हुआ वो 1956 में पास हुआ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ यूजीसी चेयरमैन। यूजीसी चेयरमैन के चेयरमैन कौन होते हैं। यूजीसी चेयरमैन का जो टेन्योर है, कार्यकाल कितना होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये होता है 3 साल। ये आप
ओके 3 साल नहीं बल्कि 5 साल होता है, बाई मिस्टेक आई केट 3 ईयर, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। तो यूजीसी चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, दैट इज बेसिकली 5 ईयर, 5 साल होता है, 5 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए यही आपका यूजीसी चेयरमैन का कार्यकाल होता है। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखें, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक भी लिखा हुआ है, ये सी होना चाहिए बेसिकली, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कंपोजिशन जो है ये यूजीसी एक्ट ही आपके सामने रखा हुआ है, जिसमें जो सेक्शन 5 है कंपोजिशन की बात करता है। इसमें चेयरमैन के अलावा वाइस चेयरमैन होते हैं और साथ में 10 मेंबर होते हैं। कार्यकाल की बात करें, ये सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। कार्यकाल की बात करें, चेयरमैन का 5 साल 65 साल होता है। वाइस चेयरमैन का कार्यकाल जरूर 3 साल और 65 साल होता है। मेंबर की बात करें, इनका कार्यकाल भी 3 साल होता है। मेंबर जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन इन सभी की बात करें तो इनको टर्म मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 2 बार। आप 2 बार चेयरमैन बन सकते हो, ज्यादा चेयरमैन आप नहीं बन सकते, है ना। तो इसको भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। एडमिशन रूल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉलेजेस, जो एडमिशन रूल्स होते हैं लॉ कॉलेजेस के, वो कौन फ्रेम करता है? तो जो एडमिशन रूल्स होते हैं इसको फ्रेम करने का काम करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, काफी महत्वपूर्ण बॉडी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इनके द्वारा एडमिशन रूल लॉ कॉलेजेस से फॉर्म किए आते हैं, तो इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण याद रखना, राष्ट्रीय हालांकि मेडिकल चिकित्सा आयोग लिखा है लेकिन इसमें आयुर्विज्ञान आयोग लिखा मिलता है। तो यहां पर याद रखना, पहले इसका नाम था मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, एमसीआई। मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया का नाम बाद में हो गया नेशनल मेडिकल कमीशन। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है, इसको आप लोग याद रखें। और इसमें कार्यकाल होता है आपका 4 साल। तो चेयरमैन नेशनल मेडिकल कमीशन का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, ये होता है 4 साल। इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है। पहली तो बात ये, इसके एस्टेब्लिशमेंट 2019 में हुआ, नामकरण नया हो गया, चूंकि स्टैट्यूटरी बॉडी प्रोविजन जो मिला वो मिला 25 सितंबर 2020 को। चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में है डॉक्टर एस शर्मा, सुरेश चंद्र शर्मा, है ना। और साथ में यहाँ पर चेयरमैन के अलावा 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं और साथ में 22 टेम्पररी मेंबर होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 33 मेंबर होते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और चेयरमैन का जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 साल का, तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आपके सामने है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मोटो है, गुरु तमो धाम। गुरु तमो धाम, ये किसका मोटो है, किसका ये ध्येय वाक्य आप कह सकते हैं, आदर्श वाक्य है। तो ये बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और इसका सही आंसर है एनसीटी, है ना। एनसीटी की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये प्रॉपर तरीके आपके सिलेबस में है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और इनका ध्येय वाक्य है गुरु तमो धाम। इसके अलावा यहाँ पर यदि बात करें यूजीसी के चेयरमैन, यूजीसी का मोटो क्या है, तो ये प्रॉपर तरीके से पहले ये इवन एग्जाम पूछा भी गया था। इसका ध्येय वाक्य है वह है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ओके, लेट मी शो द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यूजीसी का जो ये आपका ध्येय वाक्य है ये है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। एआईसीटी की बात करें तो इनका जो मोटो है वो है योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रॉपर तरीके से बार एसोसिएशन की बात करें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात करें, हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी ऐसा मोटो लिखा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो मोटो है वो है सत्यमेव जयते। और एनसीटी का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यह है गुरु तमो धाम। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है मिस्टर दिनेश प्रसाद सकलानी, इनका भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं। एनसीटी जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में, इसकी एक ब्रांच भी भोपाल में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मोटो लाइन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, ये क्वेश्चन तो हालांकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पीएससी पूछा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। तो ये इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ज्ञान विज्ञान विमुक्तये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का आदर्श वाक्य है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी को डिस्कस कर चुके हैं। गुरु तमो धाम जो है ये किसका है, ये है आपका एनसीटीई का। योग कर्मसु कौशलम किसका है, ये है आपका दैट इज ऑफ एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। सत्यमेव जयते, ये किसका है, ये है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें से कौन सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर की, जो कि मध्य प्रदेश की 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एक तो हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी है और एक आपका जो एक अमरकंटक की यूनिवर्सिटी है IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल
नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी IGNTO, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी उसके मध्य प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी की बात करें, बिलासपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन PSC में पूछा गया था, काफी आसान क्वेश्चन था यहाँ पे, इसको बड़े आराम से कोई भी रिप्लाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने PM किसान योजना, ये किस तरह की योजना है? देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस योजना को एज ऑफ नो काफी चर्चा में रही है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इस योजना की बात करें, ये एज ऑफ नो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जहां पे पूरा का पूरा फंडिंग केंद्र सरकार करती है, 100% अमाउंट पे करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। केंद्र प्रायोजित योजना जो होती हैं वो योजनाएं बेसिकली वहां पर केंद्र सरकार सारा अमाउंट पे नहीं करती, कुछ परसेंटेज पे करती है। ऐसे कोई भी योजना की यदि हम बात करें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसमें केंद्र सरकार 60% पे कर दिया, राज्य सरकार 40% पे कर रही है, समथिंग लाइक दैट। लेकिन पूरा का पूरा अमाउंट केंद्र सरकार पे नहीं करती, लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा का सारा जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार पे करती है। ये है PM किसान योजना, है ना, इसको आप लोग यहां पर याद रखेंगे। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है आपके सामने, PM किसान सम्मान निधि, ये जो योजना है इसके अंतर्गत 6,000 रुपए हर साल किसानों को दिया जाएगा, एक किसान को। इसमें आपको याद रखना है कि ये कुल मिला के 2-2 की 3 किस्तों के फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब एक साल में 2-2 की 3 किस्तें बनाई जाएंगी और 6,000 रुपए पूरे साल में दिया जाएगा। ऐसी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉन्च किया है, इसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। इस योजना के अंतर्गत 4,000 रुपए हर साल देने का प्रावधान है। और यहां पर याद रहे, ये जो दिया जाएगा 2-2 रुपए की 2 किस्तें दी जाएगी, मतलब ये दोनों योजनाओं को आप क्लब कर दें, PM किसान योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो इन दोनों को मिला के कुल मिला किसानों को हर साल 6,000 और 4,000 मतलब 10,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से किसानों को सपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा, ये आप लोग यहां पर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज सिचुएटेड इन, मतलब ये हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ये वैसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर है आपका दैट इज लोकेटेड इन द पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? ये है पेरिस में, इसको आप लोग यहां पर याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन। अगला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। पिछला वाला क्वेश्चन जो है यूनेस्को का PSC में पूछा चुका है। यहां पूछा गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने मेंबर होते हैं? देखो यहां पर कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। जो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास होती है वीटो पावर, वीटो पावर का मतलब है कोई भी एक देश यदि मना कर देता है तो मतलब वो जो रेजोल्यूशन है वो वहीं से ड्रॉप कर दिया जाता है। तो वीटो पावर रखने वाली केवल 5 कंट्री हैं, लेकिन यहां पर कुछ नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है ना। 2 साल में वो सर्कुलेशन होता है, मतलब वोटिंग होती है और फिर वो नए मेंबर आते हैं। तो ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर जो होते हैं वो कुल मिला के 10 होते हैं। तो इन दोनों को यदि मिला दिया जाए 10, 5, 15, मतलब कुल मेंबर होते हैं 15, जिससे 5 परमानेंट होते हैं जिनके पास वीटो पावर होते हैं। जिनमें से 5 कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो शक्तियां हैं? एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, इसके अलावा UK हो गया, इसके अलावा यहाँ पर कौन सी कंट्री है? फ्रांस होगी। फ्रांस के अलावा यहाँ पर बेसिकली दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री दैट्स कॉल्ड रसिया। रसिया यूक्रेन क्राइसिस में काफी इंपॉर्टेंट था वैसे, और चाइना। ये कुल मिला के 5 कंट्री हैं जिनके पास वीटो पावर है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10 कंट्री और होती हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में काम करती हैं, जिनके कार्यकाल सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। ओके, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूएन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉडी है इसका, जिसका काम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऐसा बोला जाता है। हालांकि अभी हाल ही में जो यूक्रेन क्राइसिस हुई वहां पर बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाया। यहाँ पर कुल 10 टेम्पररी मेंबर होते हैं जिनका प्रॉपर तरीके से सिलेक्शंस होते हैं वहाँ पर, है ना, हर 2 साल में। तो 2 साल का टेन्योर होता है इनका। इंडिया की बात करें, भारत जो है 8वीं बार इसका मेंबर बना है 2021-2022 के साल के लिए। इससे प्रेजेंट टाइम में भारत इसका मेंबर नहीं है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। प्रेसिडेंट की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 मंथ का रोटेशन बेसिस पे प्रेसिडेंटशिप दी जाती है। भारत को भी हाल में प्रेसिडेंटशिप मिली थी, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। मतलब हाल में नहीं, मतलब 2022 मिली थी, मिले हुए टाइम हो गया, तो 2023 चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनेस्को? इनमें से कौन सा यूनेस्को का मेंबर नहीं है? वो देखिए, इसमें कई सारे ऑप्शन आपके सामने दिया है। इसका सही आंसर है US और इजराइल। देखिए US और इजराइल दोनों ही यूनेस्को के मेंबर नहीं है।
तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखें। यूनेस्को के बारे में हल्की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। 193 नंबर है, प्रेजेंट टाइम में है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो 1945 में हुआ था, पहला सन जो है पेरिस में हुआ था 1946 में, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मेंबर नहीं है उसमें एक लिechtenstein है और यूएसए, इजराइल, कुल मिला के 3 कंट्रीज जो हैं इसका मेंबर प्रेजेंट टाइम में नहीं है ना, जो कि यूएन के मेंबर हैं लेकिन यूनेस्को मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये किसका मोटो है, किसका आदर्श वाक्य है? सर्वे सन्तु निरामयाः। देखिए नर्सिंग काउंसिल की बात करें तो नर्सिंग काउंसिल का वैसे सच जो है काफ़ी बड़ा इसका मोटो है, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर्वे सन्तु निरामयाः जो मोटो है ये किसका है? ये है बेसिकली आयुष का। आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष डिपार्टमेंट जो है इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे ए से आयुर्वेदा हो गया, वाई से योगा हो गया, यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्ध हो गया, एस से होम्योपैथी हो गया, मतलब नेचुरोपैथी भी इसमें शामिल है, सिद्ध और नेचुरोपैथी। तो कुल मिला के आयुष कई सारे डिपार्टमेंट से मिलकर एक डिपार्टमेंट बनता है, मतलब 10 आयुष काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है वैसे देखा जाए तो इसका जो मोटो है वो है सर्वे सन्तु निरामयाः। अब देखिए बाकियों का भी देख लेते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की बात करें, इसका जो मोटो है वो है टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्सेज, मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा ये आयुष का लिखा हुआ है, आयुष विभाग का, इनका आपका लिखा हुआ मोटो सर्वे सन्तु निरामयाः आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बात करें तो इस लोगो में वैसे तो कोई यहाँ पर मोटो लिखा नहीं है, लेकिन लोगो जो है ये सिम्बलाइज करता है व्हीट को, मतलब ये बेसिकली व्हीट फसल को दिखाता है जो ग्रो कर रही है, और साथ में जो इंसर्कल यहाँ पर ऊपर से लगाया गया है इसका मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च, है ना। तो इंसर्कलिंग कंपोनेंट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ रिसर्च। तो ये थोड़ी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी ऑप्शन में था, तो इसका जो ध्येय, इसका जो मोटो है वो है काइंडनेस टू एनिमल्स। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निपुण भारत प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है, इसका नाम है निपुण भारत प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का शुभारंभ कब किया गया था, कब स्टार्ट किया गया? तो याद रहे सन 2021 में, अभी हाल ही में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ चूंकि 2023 चल रहा है तो 2 साल पहले निपुण भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और याद रहे ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। और याद रखिए इसमें निपुण का पूरा फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण का फुल फॉर्म है। निपुण यानी मतलब नेशनल आई फॉर इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत प्रोग्राम, यह है निपुण भारत का पूरा फुल फॉर्म। इसको 5 जुलाई 2021 में स्टार्ट किया गया। इसका एज ग्रुप जो है वो 3 साल से 9 साल के बच्चों को टारगेट किया गया निपुण भारत प्रोग्राम के अंतर्गत। और याद रहे इसमें हर एक चाइल्ड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टारगेट किया जाएगा 2026-27 तक के लिए। यह है निपुण भारत प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप लोग याद रखें। एक प्रोग्राम और पूछा गया स्पार्क प्रोग्राम के बारे में। इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट कौन है, राष्ट्रीय समन्वयक संस्था कौन है? यहाँ पर याद रखें इसका सही आंसर है यह है IIT खड़गपुर। याद रहे IIT खड़गपुर देश का सबसे पुराना IIT है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे देश के जो टॉप कुछ पॉलिटिशियंस हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की बात करें, इज द आप कन्वीनर, तो ये भी IIT खड़गपुर से ही पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है स्पार्क के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। स्पार्क का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम को सन 2018 में शुरू किया गया था। और याद रहे इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है, वह है IIT खड़गपुर। नाउ ये क्वेश्चन PSC में पूछा गया था, असली दोस्त हैच स्टे सेफ ऑनलाइन। ये कैंपेन जो है चिल्ड्रंस के लिए चलाया गया था, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया में जो अब्यूजर्स होते हैं उससे रोका सके। और ये प्रोग्राम किसने चलाया था? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, वो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन ऑफ चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन PSC में पूछा चुका है। PSC में नहीं बल्कि जो पुराना वाला पेपर था स्टूडेंट रजिस्ट्रार का, उसमें पूछा गया है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये क्वेश्चन पूछा चुका है। अब देखो वैसे उस समय जब PSC ने क्वेश्चन पूछा तो उस समय सही आंसर था डॉक्टर DP सिंह। उस समय DP सिंह जो है चेयरमैन हुआ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें, ये हैं प्रोफेसर ममिदाला जगदीश कुमार। प्रेजेंट टाइम में UGC के चेयरमैन है ममिदाला जगदीश कुमार। इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। 1956 में UGC का फॉर्मेशन हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया। इसके फाउंडर थे मौलाना आज़ाद। और राइट नाउ यहाँ पर जो चेयरमैन है वो है ममिदाला जगदीश कुमार। इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रखें। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है।
नाउ अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कोर्सेज डज नॉट नीड अप्रूवल बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, निम्नलिखित में से किस पाठ्यक्रम के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका सही आंसर क्या है, ये है आपका बीए प्रोग्राम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी बी, एमबीए, एमटेक, ये इन तीनों के लिए बेसिकली ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की मान्यता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मिड डे मील स्कीम, काफी महत्वपूर्ण स्कीम है, खूब सारा इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। मिड डे मील स्कीम के बारे में पूछा गया किस तरह की योजना है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार कुछ परसेंटेज पे करती है, कुछ परसेंट राज्य सरकारें पे करती हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब यहाँ पर 100% केंद्र सरकार पे करती है। तो यहाँ पे किस तरह की योजना है, याद है मिड डे मील स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसे बोल सकते हैं केंद्र प्रायोजित योजना। मिड डे मील स्कीम के बारे में आपको चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये, इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था क्लास 1 से 5 तक के लिए। बाद में 2007 में क्लास 1 से लेकर 8 तक, मतलब 5वीं से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया गवर्नमेंट स्कूल में। अब याद रखना 2021 में हालांकि पोषण के लिए एक और योजना लॉन्च की, इसका नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण योजना। ये भी काफी महत्वपूर्ण योजना है। तो मिड डे मील स्कीम का मेन पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो स्कूलों में एनरोलमेंट रेशियो कम होता है उसको बढ़ाना इसका पर्पस है। जो कई बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से स्कूल इसलिए नहीं आ पाते बिकॉज खाना की समस्या होती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और इसके चलते मिड डे मील स्कीम जो है एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहां पे केंद्र सरकार 60% पे करती है, राज्य सरकार 40% पे करती है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर केंद्र सरकार 90% पे करती है, राज्य सरकार 10% पे करती है। यह है मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम, हालांकि इनके प्रेसिडेंट का नाम जो है वो है डॉक्टर जयश्री मेहता उस समय था। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहा नहीं है ना, इसका नाम हो गया है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। प्रेजेंट टाइम में देखो ये क्वेश्चन पीएससी पूछा चुका है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो उस समय डॉक्टर जयश्री मेहता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरमैन थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम बात करें इसका नाम हो गया है नेशनल मेडिकल कमीशन और इसके प्रेजेंट चेयरमैन हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा प्रेजेंट टाइम में नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन हैं। सन 2020 में ये नया नामकरण स्टार्ट हो चुका है, तो भी आप लोग यहां पर याद रखें, दिस इज द न्यू डेवलपमेंट। ऑलराइट, यहाँ पे सारी चीज लिखी है। इसका फॉर्मेशन 25 सितंबर 2020 को किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कुल 33 मेंबर यहाँ पे होते हैं, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी इसको कब स्टेब्लिश किया गया। देखिए जितनी भी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वहां पे आप देखेंगे लिखा रहेगा पावर्ड बाय एनआईसी, है ना। तो इसलिए एनआईसी के बारे में जाना जरूरी है, आपके सिलेबस में भी है। तो एनआईसी का जो स्टेब्लिशमेंट है ये हुआ सन 1976 में, 1976 में एनआईसी का स्टेब्लिशमेंट हुआ है। और याद रहे कि मेडी के अंतर्गत आती है, इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी। तो ये जो एनआईसी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट 1976 में हुआ है तो लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखें। श्री राजेश घेरा जो है प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल है एनआईसी के। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है। देखिए एक क्वेश्चन उससे पूछा गया था पीएससी में, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो पिछले वाले एग्जाम है, लेकिन उस समय की बात अलग है। उस समय इसका नाम एचआरडी हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम हो चुका है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उस समय जो चेयरमैन थे वो थे प्रकाश जावड़ेकर, है ना। उस समय चेयरमैन कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर। लेकिन वर्तमान समय जो चेयरमैन है वो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान इस समय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है हमारे देश में, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और हायर जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसका नाम चेंज होकर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो चुका है ना। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और चेयरमैन है, सॉरी यहाँ पे मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज है, अबुल कलाम आजाद, ये जो हैं आपको पता होना चाहिए, वाज एन स्कॉलर एंड ए सीनियर पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और याद रहे ही बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है इसका नाम भी किया गया 2020 में, लेकिन इसके पहले इसका नाम एचआरडी मिनिस्ट्री होता था। वो भी 1985 में चेंज किया गया था राजीव गांधी के टाइम में। उसके पहले इसका नाम पहले ही मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होता था, लेकिन राजीव गांधी का टाइम में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ इसमें एक और चीज याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं।
प्रॉपर तरीके से। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को डील करता है, एडल्ट एजुकेशन लिटरेसी सबको डील करता है। और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन को डील करता है। तो यहाँ पर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। ये दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसके एज ऑफ नो मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का इनमें से कौन सा पर्पज नहीं है। देखो ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख के कोई बता दे। बिकॉज पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन एंड कल्चर, ऑब्वियसली ये तो होगा ही। एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी की बात तो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी करेगा ही करेगा। यूनिवर्सल एग्रीमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, ये भी है। एटॉमिक वेपन के एक्सपांसन की बात करता है, एक्सपांसन ऑफ एटॉमिक वेपन्स, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एटॉमिक वेपन्स से यूनेस्को का कोई लेन देन नहीं है, तो ये आप लोग याद रखें। तो इस तरह से यहाँ पे सही आंसर, इसको बड़े आराम से टिक के आ सकता है। इसलिए कई बार कहते हैं एक क्वेश्चन यदि बड़ा दिखे तो परेशान नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यदि आप पेशेंस दिखाओ आप, तो आपको उसकी बारीकियां पता चल जाती हैं, है ना। अब यहाँ पर हल्का सा इन्फॉर्मेशन यूनेस्को के बारे में दिया है, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। 16 नवंबर 1945 को फॉर्मेशन हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेजेंट टाइम में जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आदरी आजुले, ते भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए, इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज सिचुएटेड। ये क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और हेडक्वार्टर है बेसिकली ये है फिलीपींस मतलब मनीला, ये हेडक्वार्टर है एडीबी का। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1966 में, तो ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और हालांकि इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो आसियान का है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो शेयर होल्डिंग पार्टनरशिप की यदि हम बात करें तो वहाँ पर पार्टनरशिप बेसिकली आसियान कंट्रीज का कोई भी कंट्री टॉप लेवल पे नहीं है, टॉप 5 में नहीं है। हालांकि हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कुल मिला के एज ऑफ नो यहाँ पे 68 मेंबर्स हैं, और 49 जो कंट्रीज हैं वो एशियन रीजन से मेंबर हैं, बाकी एशिया के बाहर के भी मेंबर हैं, जैसे अमेरिका मेंबर हो गया है ना, तो ऐसी कुछ कंट्रीज मेंबर हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है एक छोटी सी महत्वपूर्ण चीज़, 31 नवंबर 2019 की बात करें, एडीबी के नौ जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं उनमें है जापान, यूएस, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। जापान की शेयर होल्डिंग है 15.6% वैसे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग इसमें जापान की है, उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएस की है, थर्ड नंबर पे चाइना की है जो कि काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। भारत की चाइना के बराबर ही है, लगभग 6.3% है भारत का। तो ये कुल मिला के एज ऑफ नो शेयर होल्डिंग है। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 में बेसिकली आसियान जो कंट्रीज हैं उनमें से कोई भी मेंबर जो है आसियान का, जो 10 कंट्रीज का मेंबर, 10 कंट्रीज की ग्रुपिंग है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो वहाँ पर कोई भी उनका मेंबर यहाँ पर टॉप 5 में नहीं है ना। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है फिलीपींस मनीला में, ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है, ये पूछा गया आपसे, बहुत ही सिंपल है, ये है वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी अमेरिका में ही है, बता सकते हैं आप लोग कहाँ पर है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया है। पहली बात इसको क्रिएट 1940 में किया गया, और याद रहे इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट IBRD। तो यही बेसिकली वर्ल्ड बैंक के रूप में जानी जाती है। IMF भी साथ में बनाया गया, तो IBRD का बाद में नाम वर्ल्ड बैंक कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप जानते ही हैं। और वर्ल्ड बैंक की जो प्रमुख रिपोर्ट है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थी, हालांकि उसको बाद में स्टॉप कर दिया गया बिकॉज बहुत सारे इरेगुलरिटीज जो हैं वहाँ पर आई। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं। वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर एज ऑफ नाउ है, जब बोर्ड के हिसाब से वो है US 16.4%, जो कि काफ़ी बड़ा है। उसके बाद जापान है, फिर जर्मनी है, UK है, फ्रांस है। ये कुल मिला के टॉप शेयर होल्डर्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के हैं। और कमाल की बात है अनफॉर्चुनेटली चाइना जो कि एज ऑफ नो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसका नाम यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिला के ये भी कहा गया कई बार कि वर्ल्ड बैंक में थोड़ी पार्शलिटीज़ होती हैं प्रॉपर तरीके से। जो कंट्रीज़ का जो इंडिया की हम बात करें तो भारत का भी पर्जिंग प्रॉपर्टी में वर्ल्ड की टॉप 3rd लेवल इकोनॉमी है, तो भारत का भी यहाँ पे स्थान होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसके 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा है IBRD हो गया, IDA हो गया, IFC हो गया, मेगा हो गया, ICSID हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है। वर्ल्ड बैंक IMF के बारे में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है प्रॉपर तरीके से कि वर्ल्ड बैंक जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है, और IMF की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी जो सिस्टम है उसको स्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर वर्ल्ड की जो करेंसीज हैं उसको मॉनिटर करने का काम भी IMF करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ये डिफरेंसेस बताए गए यहाँ पे इनके बीच में। एनीवे आगे चलते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST
डीएसटी के नाम से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है डीएसटी, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये क्वेश्चन पीएससी का है, प्रॉपर तरीके से पूछा गया था एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया है। पहला है फ्रेमिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बड़ा ऑब्वियस बात है ये ऑप्शन होगा ही होगा, है ना। दूसरा इनहैंस द न्यू एरियाज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ऑप्शन साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी काम होगा। टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बायोफ्यूल्स, ये भी आएगा इसमें। डी ऑप्शन यहाँ पे मेक एफर्ट्स फॉर इंटरनेशनल पीस, अब अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है उसका डीएसटी से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ओके, यहाँ पे डीएसटी के बारे में हल्की इन्फॉर्मेशन और भी है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का जो फॉर्मेशन है वो 3 मई 1971 को किया गया था, और यूएस में जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है एनएसएफ यूएसए, उसकी लाइन पे ही बेसिकली डीएसटी का फॉर्मेशन किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। डीएसटी कुछ महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं, जैसे सुप्रा है, इरफा है, निधि है, साथी है, मानक है, ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जो कि डीएसटी के बारे में आपको जानना जरूरी है। इनके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा भी है। सुप्रा क्या है? ये है साइंटिफिक एंड यूजफुल प्रोफाउंड रिसर्च एडवांसमेंट। इस इरपा की बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा है इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हायर प्रायोरिटी एरियाज। निधि स्कीम की बात करें, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट इनिशिएटिव ऑफ फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। मानक की बात करें, मानक का फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। साथी स्कीम की बात करें, इसका फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो स्कीम्स हैं ये किसके द्वारा चलाएगी, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है, थोड़ा एटलीस्ट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग आपके सिलेबस में है COL, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ पे है? ये आपके पड़ेगा कनाडा में। तो ये है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। याद रहे कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, जो कॉमनवेल्थ है, जो आपने देखा होगा चोगम के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, CHOGM। चोगम की मीट हुई थी 1987 में, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जैसे चोगम के रूप में जाना जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज का नाम सुना होगा आपने, और उसी के नाम पे बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स भी होता है, CWG गेम्स, है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना चोगम की जो 1987 में मीटिंग हुई थी उसके द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग ये क्रिएट किया गया था, मतलब इसका क्रिएशन हुआ 1988 में, 1 साल बाद, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है वैंकूवर में, मतलब जो कि कनाडा में है ना। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है। राष्ट्रमंडल जो हैं देश, उनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर कुल 54 मेंबर हैं, और प्रेसिडेंट और CEO जो प्रेजेंट टाइम में है वो है प्रोफेसर आशा कंवर। तो ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखा है। इसका एजेंडा क्या है? टू प्रमोट ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, नॉलेज, रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ की बात करें। यूनिसेफ काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है। यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज किस साल दिया गया? तो ये दिया गया 1965 में, 1965 में यूनिसेफ को नोबेल पीस प्राइज दिया गया। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1946 में किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। परमानेंट पार्ट यूनाइटेड नेशंस कैसे बनाया गया? 1953 में, है ना। तो इसका मेन पर्पस क्या था? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो चिल्ड्रंस अफेक्ट हुए थे उनको बेसिकली यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था। यूनिसेफ का फॉर्मेशन हुआ था। एज ऑफ नो यहाँ पर 190 कंट्रीज जो है काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखें यूनिसेफ के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री इज हैविंग द हाईएस्ट वोटिंग शेयर इन एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है, भारत के भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप है। तो एडीबी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? तो ये कौन है? ये है जापान। याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है जापान। इसके पास शेयरिंग है 15.6% की। यूएस के पास थोड़ी सी कम है, 14.56% की है। चाइना के 6.4% है, भारत के 6.3% है। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ पर याद रखिए इसका फॉर्मेशन होता है 1966 में। हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। प्रेजेंट टाइम में 68 कंट्रीज हैं, और याद रहे 49 जो हैं वो एशियन कंट्रीज हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। स्टार्टिंग में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वहां पर कुल 31 मेंबर थे, लेकिन अब तो बहुत सारे हो गए। इंडिया यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर था, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखें। भारत को 1986 से एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रॉपर तरीके से असिस्टेंस अब दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच बॉडी ऑफ द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स लोन एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रहे वर्ल्ड बैंक की बहुत ही सारी बॉडी हैं, जिसमें से आईडीए बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट से लोन प्रोवाइड करती है ना। तो आईबीआरडी की यदि बात करें, आईबीआरडी जो है
बेसिकली देखा जाए तो लोन तो देती है लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं, लेकिन आईडीए, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये जो है काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे प्रॉपर तरीके से लोन दिया करते हैं, इवनली जीरो इंटरेस्ट रेट आप कह सकते हैं। ये है आईडीए, 30 से 38 साल के लिए लोन दिया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुपिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है आईडीए। इसके अलावा यहाँ पे आईबीआरडी की बात करें, जो सोवरेन कंट्रीज है उनको देता है, तो यहाँ पर एक आईबीआरडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना कम नहीं होता। आईडीए के बारे में डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से। आईएफसी की बात करें, यह है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बॉडी है, जो प्राइवेट कंपनीज है ना उसको भी आईएफसी लोन दिया करता है। मीगा की बात करें, मीगा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीगा क्या करता है, यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस का जो कई बार ऐसे होता है ना, वाटर जो है कुछ कंट्रीज होती हैं जहाँ पे पॉलिटिकल रिस्क का इशू होता है या वार का समस्या होती है, तो वहाँ पर जो इंश्योरेंस कवरेज का काम करता है वो करता है मीगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। आईसीएसआईडी क्या है, ये जो सेटलमेंट डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करने का काम करता है। भारत इसका एज ऑफ नो मेंबर नहीं है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, है ना। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, दिए क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप राम सोनी MBPSC में शेयर कर दिया जाएगा, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप नीचे पूछ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, ये जो टेस्ट सीरीज के जो वीडियोज़ हैं वो आप डेली अपलोड किए जाएंगे, तो आप इसको डेली देख सकते हैं, तो आप चैनल उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या जो भी आपकी इच्छा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि आने वाले कल में जो पार्ट ए वाला पोर्शन है, आपका जो पार्ट ए वाला पोर्शन है उसके लिए भी टेस्ट सीरीज लाई जाएगी 1 या 2 दिन से, मतलब कल या परसों से पार्ट ए पोर्शन के लिए भी टेस्ट सीरीज लाई जाएगी, जो कि MPPSC के जो पिछले क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपको लाया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप उसको जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।